आदर्श विद्या मंदिर की क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज हम आपको ट्रांसलेशन पढ़ाने चल रहे हैं। यह जो वीडियो है और जो यह टॉपिक है, यह क्लास 6, 7 और 8 के स्टूडेंट्स के लिए है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर लिखा है टेंस। टेंस भी होता है काल। टेंस 3 प्रकार का होता है, आपने पहले से पढ़ रखा है। पहला इसका प्रकार होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट टेंस और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं और पास्ट टेंस को हिंदी में भूतकाल कहते हैं। फ्यूचर टेंस को हिंदी में भविष्यकाल कहते हैं। तो वर्तमान काल आप जानिए, ऐसा काल जिसमें चल रहे समय की बात की जाए, ऐसा काल, ऐसा टेंस जिसमें चल रहे समय की बात की जाए उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। और पास्ट टेंस को आप परिभाषित करें तो ऐसे करें, ऐसा काल जिसमें बीते हुए समय की बात की जाए उसे पास्ट टेंस कहते हैं। उसके बाद आता है आपका फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस को भी परिभाषित करना है तो इसको परिभाषित करेंगे, ऐसा काल जिसमें आने वाले समय की बात की जाए उसे फ्यूचर टेंस कहते हैं। तो देखिए, प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार होते हैं। एक तो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसके 4 भाग होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और जो चौथा इसका भाग होता है वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ऐसे ही पास्ट टेंस में इसके भी 4 भाग होते हैं, इसके भी 4 भाग होते हैं। और ऐसे ही फ्यूचर टेंस में भी इसके 4 भाग होते हैं। 4 भाग इसके भी होते हैं और 4 भाग इसके भी होते हैं। तो ऐसे ही पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है। इस प्रकार फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। तो इस प्रकार 4 इसके भाग, 4 इसके भाग, 4 इसके भाग होते हैं। तो तीनों के 4 भाग मिलाकर टोटल 12 भाग हो जाते हैं। तो इन्हीं 12 भागों पर, 12 प्रकारों पर आपको अध्ययन करना है। तो हम आज आपको बताने चल रहे हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की क्या पहचान होती है, किस प्रकार के सेंटेंस, हिंदी के सेंटेंस, किस प्रकार के हिंदी के वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं, उनकी क्या पहचान होती है, उनके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लिखी जाती है, उनके साथ कौन सी मेन वर्ब लिखी जाती है, इन सब चीजों पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसकी क्या पहचान होती है, कौन से ऐसे वाक्य, हिंदी के वाक्य होते हैं जिनकी क्या पहचान होती है। तो पहचान देख लीजिए। पहचान को इंग्लिश में आइडेंटिफिकेशन कहेंगे, हिंदी में पहचान कहते हैं। तो इन वाक्यों की पहचान क्या होती है, ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, ती हूं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस की हिंदी वाक्यों की पहचान
लास्ट में वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू, तीहू इत्यादि पहचान देखने को मिलती हैं। इनकी हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन सी होती हैं? तो देख लीजिए हेल्पिंग वर्ब्स, ये हेल्पिंग वर्ब दो ही होती हैं, हिंदी में इसे सहायक क्रिया कहते हैं। तो देखिए इसकी एक हेल्पिंग वर्ब होती है डू और दूसरी होती है डज। ये डू और डज ये दोनों इनकी हेल्पिंग वर्ब होती हैं। यहाँ पर एक क्रॉस क्वेश्चन आता है, कंपटीशन में भी पूछा जाता है। एक क्रॉस क्वेश्चन ये है कि कौन सी ऐसी हेल्पिंग वर्ब है जो मेन वर्ब भी है, या फिर ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सी ऐसी मेन वर्ब है जो हेल्पिंग वर्ब भी है। तो आपको बताना है डू, डू एक मेन वर्ब भी है और डू एक हेल्पिंग वर्ब भी है। डू मीन्स होता है करना, डू एक हेल्पिंग वर्ब भी है, मेन वर्ब भी है, मेन वर्ब भी है, हेल्पिंग वर्ब भी है। तो इसका आंसर डू होता है। तो यहाँ पर देखिए इस टेंस की दो हेल्पिंग वर्ब होती हैं डू और डज। उसके बाद देखिए डू का प्रयोग, डू का प्रयोग, डू का प्रयोग बहुवचन कर्ता के साथ होता है। किसके साथ होता है? बहुवचन कर्ता के साथ, बहुवचन कर्ता के साथ डू का प्रयोग होता है। अब बहुवचन कर्ता कौन कौन से हैं? आई, वी, ये जो प्रोनाउंस होते हैं पर्सनल प्रोनाउंस, उसमें आई, वी, यू और दे, इनके साथ डू का यूज किया जाता है, इनके साथ डू का यूज किया जाता है, बहुवचन कर्ता के साथ डू का यूज किया जाता है। यहां पर अगर व्यक्तियों की संख्या दो या दो से अधिक हो, दो हो या दो से अधिक हो, उस केस में भी डू का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि वह सब्जेक्ट हमारा प्लूरल नंबर सब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए डज का प्रयोग, डज का प्रयोग, डज का प्रयोग देख लीजिए एक वचन कर्ता के साथ, एक वचन कर्ता के साथ। एक वचन कर्ता कौन कौन से हैं? पुल्लिंग के लिए, मैस्कुलिन जेंडर के लिए ही प्रोनाउन का यूज किया जाता है, और फेमिनिन जेंडर के लिए अर्थात स्त्रीलिंग के लिए शी प्रोनाउन का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर ही और सी ये एक वचन करता है, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट हैं, इसलिए इनके साथ डज का प्रयोग किया जाता है। यदि किसी का नाम लिखा हो, किसी का नाम, तो किसी का नाम अगर लिखा होगा तो उसके साथ भी डज का प्रयोग किया जाएगा। अब कोई भी नाम हो सकता है, किसी लड़की का नाम हो सकता है, किसी लड़के का नाम हो सकता है, कोई पुल्लिंग हो सकता है, कोई स्त्रीलिंग भी हो सकता है, जैसे राम, श्याम, गीता, सीता, सुनीता, इस तरीके से कोई भी नाम हो सकता है। यदि किसी का नाम है तो आप डज का प्रयोग करोगे, ही और सी है तो भी डज का प्रयोग करोगे, और अगर आई, वी, यू, दे ये सारे प्रोनाउंस आ जाते हैं तो डू का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि ये प्रोनाउंस बहुवचन होते हैं, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट होते हैं। और ये नीचे वाले प्रोनाउंस ही, सी या किसी का नाम इत्यादि जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट्स होते हैं, एक वचन कर्ता होते हैं, इसलिए उनके साथ डज का प्रयोग किया जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए आगे बताने चल रहे हैं। अब देखिए सेंटेंस दो भागों, दो आधारों पर बांटे गए हैं। सेंटेंस जो है दो आधारों पर बांटे गए हैं, तो उनके आधार क्या हैं? एक तो ऑन द बेसिस ऑफ सेंस, सेंस के आधार पर सेंटेंस को डिवाइड किया गया है, और ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के आधार पर भी सेंटेंस को डिवाइड किया गया है। इनका डिवाइडेशन टू टाइप से हुआ है, दो प्रकार से डिवाइडेशन हुआ है। तो देखिए ऑन द स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के आधार पर, संरचना के आधार पर सेंटेंस तीन प्रकार के होते हैं। पहला सेंटेंस होता है सिंपल, दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स, तीसरा होता है कंपाउंड। स्ट्रक्चर के आधार पर सेंटेंस तीन प्रकार के होते हैं, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस। और ऑन द बेसिस ऑफ सेंस, सेंस के आधार पर सेंटेंस पांच प्रकार के होते हैं। वो सेंटेंस पांच प्रकार के होते हैं, आपने पढ़ रखा है। पहला सेंटेंस होता है असर्टिव सेंटेंस, दूसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा होता है इंपरेटिव सेंटेंस, चौथा होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और पांचवा होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो इस ट्रांसलेशन जब आप पढ़ोगे तो ट्रांसलेशन में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस और इंपरेटिव सेंटेंस, इनके जो ट्रांसलेशन के रूल्स होते हैं वो दूसरे तरीके से पढ़ाए जाते हैं, वो इसमें नहीं पढ़े जाते हैं। आपको केवल पढ़ना है असर्टिव के दो भाग होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। इसमें आपको अफर्मेटिव सेंटेंस का और नेगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन कैसे बनाया जाएगा वो आपको सीखना है। उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन कैसे बनाया जाता है वो आपको सीखना है। तो देखिए अब हमको बताने चल रहे हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेशन में कैसे उसे ट्रांसलेट किया जाएगा। तो अफर्मेटिव सेंटेंस देख लीजिए, अगर कर्ता हमारा एक वचन होगा, कर्ता हमारा एक वचन होगा तो फिर उसमें हम फिफ्थ फॉर्म लिखेंगे, मेन वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड।
अदर वर्ड के बाद फुल स्टॉप। तो ये स्ट्रक्चर होता है एक वचनकर्ता के लिए, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के लिए। तो यहाँ पर सब्जेक्ट अगर हमारा एक वचन के रूप में लिखा हो, किसके रूप में लिखा हो, एक वचन के रूप में लिखा हो, तो इस प्रकार मेन वर्ब का फिफ्थ फॉर्म का यूज, मेन वर्ब फिफ्थ फॉर्म यूज करेंगे और ऑब्जेक्ट लिखेंगे और अदर वर्ड लिखेंगे। उसके बाद देखिए सब्जेक्ट अगर बहुवचन है, सब्जेक्ट कैसा हो, बहुवचन हो, तो फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा, उसके बाद अदर वर्ड लिखा जाएगा और लास्ट में फुल स्टॉप। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, लास्ट में फुल स्टॉप। उसके बाद बहुवचन करता हो तो फिर फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद अदर वर्ड लिखेंगे। तो इस प्रकार अफर्मेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर होता है। देखिए यहाँ पे एक क्लास क्वेश्चन बनता है, कंपटीशन लेवल पे क्वेश्चन पूछा जाता है। वो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कौन कौन से ऐसे टेंस हैं, कौन कौन से ऐसे टेंस हैं जिसके सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। तो इसका उत्तर आप बताएंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, सीधा सीधा मेन वर्ब दी होती है। तो यहाँ पर देखिए कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म लिखा जाएगा, लेकिन कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखी जाएगी। तो इसका आंसर ये है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, सीधा सीधा मेन वर्ब लिखी जाती है। और इसी प्रकार एक टेंस और होता है जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, वो होता है पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, सीधा सीधा मेन वर्ब लिखा जाता है। तो देखिए इस क्वेश्चन का आपको आंसर पता चल गया है। अब आपको हम बताने चल रहे हैं कि इस सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। जैसे लिखा हो, वह एक मधुर गीत गाती है, वह एक मधुर गीत गाती है। तो यहाँ पर देखिए ये जो वह है ये सब्जेक्ट है और एक मधुर गीत ये आपका ऑब्जेक्ट है। कैसे हमने जाना, सब्जेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए, ढूंढने के लिए कौन और किसने से वाक्य में प्रश्न किया जाता है। तो अगर हम इस वाक्य में प्रश्न करें कौन एक मधुर गीत गाती है, तो आपको उत्तर मिलेगा वह एक मधुर गीत गाती है। तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया। अगर हम क्या से प्रश्न करें तो ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। इस सेंटेंस में हम लिख रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं कि वह क्या गाती है, तो एक मधुर गीत, ये इतना आपका ऑब्जेक्ट है। अच्छा कार्य कौन सा हो रहा है, जो सेंटेंस में कार्य हो रहा है वही हमारी मेन वर्ब है। तो कार्य कौन सा हो रहा है, गाने का, तो गाने का कार्य हो रहा है, यही हमारी मेन वर्ब है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। यहाँ पर गाती है, इससे पता चल रहा है कि ये एक स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग है, फेमिनिन जेंडर है, इसलिए हम प्रोनाउन सी लिखेंगे, प्रोनाउन सी, यहाँ पर सी लिखेंगे। उसके बाद देखिए एक वचनकर्ता के साथ मेन वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लिखा जाता है। अब यहाँ पर देखिए कार्य कौन सा हो रहा है, गाने का, तो मेन वर्ब हमारी बनेगी सिंग और इसका फिफ्थ फॉर्म क्या हो जाएगा, फिफ्थ फॉर्म हो जाएगा, इसमें एस ऐड करके इसका फिफ्थ फॉर्म बना लेंगे। तो देखिए मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में कभी एस ऐड होता है, कभी ई एस ऐड होता है, कभी एस ऐड होता है, कभी ई एस ऐड होता है, तो उसका फिफ्थ फॉर्म बन जाता है। फर्स्ट फॉर्म में यदि एस ऐड कर दो या ई एस जोड़ दो तो उसका फिफ्थ फॉर्म बन जाएगा। तो कभी एस कभी ई एस ऐड किया जाता है, तो उसकी क्या कंडीशन होती है हम बताए दे रहे हैं। तो देखिए जब भी किसी मेन वर्ब का अंतिम लेटर ओ एक्स डब्ल्यू, ओ डब्ल्यू एक्स, एस डबल एस, सी एच, एस एच, इनमें से कोई भी लेटर हो, किसी भी मेन वर्ब का अंतिम लेटर यदि ओ हो, एक्स हो, डब्ल्यू हो, एस हो, डबल एस हो, सी एच हो, एस एच हो, इनमें से कोई भी लेटर, बताए गए लेटर्स में से कोई भी लेटर्स हो, तो उसमें ई एस प्लस करेंगे। जैसे आपका गो है, गो में क्या है, लास्ट में ओ है, तो इसको जब हम फिफ्थ फॉर्म बनाएंगे तो इसमें ई एस प्लस करेंगे। ऐसे जैसे वाश है आपका, वाश में होता है धोना, डब्ल्यू ए एस एच, डब्ल्यू ए एस एच, तो इसका जब फिफ्थ फॉर्म बनाएंगे तो बेटा इसमें क्या करेंगे, एस एच के आगे हम ई एस ऐड करेंगे। तो इस तरीके से इसमें ई एस ऐड करेंगे। अगर इनमें से बताए गए लेटर्स हैं, इनमें से कोई भी लेटर अगर नहीं मिलता है किसी मेन वर्ब के अंत में, तो फिर उसमें आपको एस ऐड करना है। और अगर इनमें से बताए गए कोई लेटर्स मिल जाते हैं मेन वर्ब के अंत में, तो उसमें ई एस प्लस करके, ई एस ऐड करके उस फर्स्ट फॉर्म को फिफ्थ फॉर्म में चेंज कर लिया जाएगा। तो इस प्रकार देखिए हमने क्या किया, सी सिंग्स, इसमें देखो जी लास्ट में है, इनमें से बताया गया कोई भी शब्द नहीं, इसलिए एस हमने ऐड कर लिया, सी सिंग्स। उसके बाद एक मधुर गीत गाती है,
तो ऑब्जेक्ट ये हो जाएगा ए स्वीट सॉन्ग, ए स्वीट सॉन्ग। इसी तरह से एक हम बहुवचनकर्ता वाला बता रहे हैं सेंटेंस, मैं रोज स्कूल जाता हूं। तो अब देखिए कौन रोज स्कूल जाता है? मैं। तो ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मैं के लिए हम प्रोनाउन आई का यूज करेंगे। तो आई जो है हमारा बहुवचन करता है, आई बहुवचन करता है, इसके हिसाब से डू का प्रयोग किया जाता है। लेकिन कब? जब निगेटिव सेंटेंस होता है तब उसमें डू नॉट का यूज किया जाता है। तो ये तो निगेटिव सेंटेंस के लिए कंडीशन मैंने बता दी है। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में बहुवचन करता होगा तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा जाएगा, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इसमें मेन वर्ब कौन है? जो वाक्य में कार्य हो रहा है वही मेन वर्ब है। इसमें कार्य हो रहा है जाने का, इसलिए मेन वर्ब जाना है। तो आई और मेन वर्ब जाना है तो इसके लिए लिखेंगे गो, इसका फर्स्ट फॉर्म गो। और कहाँ जाते हैं? स्कूल, गो टू स्कूल, गो टू स्कूल। और रोज के लिए क्या लिखेंगे? डेली। तो यहाँ पर फुल स्टॉप हो जाएगा, आई गो टू स्कूल डेली। अब देखिए जब किसी स्थान पर जाया जाता है, जब किसी स्थान पर जाया जाता है, ठीक है, तो उसके पहले प्रीपोजिशन टू का यूज किया जाता है। और जब किसी स्थान से अलग हुआ जाता है, जैसे स्थान से किसी स्थान से अलग हो रहे हो आप, तो वहां पर फ्रॉम प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। जैसे कहा जाए कि मैं स्कूल से आता हूं, मैं स्कूल से आता हूं, तो आई कम फ्रॉम स्कूल। मैं स्कूल से आता हूं मतलब स्कूल से अलग हो रहा हूं। अलग होने की स्थिति में, अलग होने की दशा में आपको प्रीपोजिशन फ्रॉम का यूज करना है। और मिलने की दिशा में, आप अब स्कूल जा रहे हो तो स्कूल से मिलने जा रहे हो, मिलने की दशा में आपको प्रीपोजिशन टू का यूज करना है। तो आई गो टू स्कूल, रोज के लिए लिख दिया डेली। तो इस प्रकार देख लीजिए एक वचनकर्ता और बहुवचनकर्ता दोनों प्रकार से मैंने अफर्मेटिव सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करके बता दिया है। अब हम आपको बताएंगे कि निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है और निगेटिव सेंटेंस को किस प्रकार, किस तरह से ट्रांसलेट किया जाता है। तो देखिए निगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है? सब्जेक्ट अगर एक वचन हो, कैसा हो? एक वचन हो, तो आपको लिखना है डज नॉट। क्या लिखना है? डज नॉट। डज नॉट के बाद आपको एक मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद ऑब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद अदर वर्ड हो जाएगा और लास्ट में फुल स्टॉप हो जाएगा। तो इस तरह से एक वचनकर्ता का स्ट्रक्चर हो गया। अब सब्जेक्ट अगर बहुवचन हो, कैसा हो? बहुवचन हो, बहुवचनकर्ता के साथ मेन वर्ब, बहुवचनकर्ता के साथ डू नॉट लिखा जाएगा। डू नॉट के बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लिखा जाएगा। जितनी भी डू फॉर्म की हेल्पिंग वर्ब होती हैं, वो चाहे डू हो, चाहे डज हो, चाहे डिड हो, इन तीनों में हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लिखा जाता है। तो यहाँ पर देखिए डू नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस यहाँ पर ऑब्जेक्ट प्लस यहाँ पर अदर वर्ड, उसके बाद लास्ट में फुल स्टॉप। तो यहाँ पर एक वचनकर्ता के साथ डज नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म और बहुवचनकर्ता के साथ डू नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म, इसका प्रयोग किया जाता है। तो देखिए अब कैसे पहचानोगे कि वाक्य निगेटिव सेंटेंस है, सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस है, नकारात्मक वाक्य है। तो हिंदी के वाक्य में आपको नहीं शब्द मिलेगा, नहीं शब्द। और जैसे ही यहाँ नहीं शब्द मिल जाएगा वैसे ही आप जान जाओगे कि सेंटेंस निगेटिव है। तो देखिए फॉर एग्जाम्पल लिखा है, वह अपना पाठ याद नहीं करता है, नहीं करता है। वह अपना पाठ याद नहीं करता है। तो देखिए पहचान क्या मिली? ता है। लास्ट में क्या मिली? ता है। तो ये पहचान लास्ट में ता है मिल गई, जो भी पहचान लिखी थी उसमें से पहचान मिल गई। तो अब देखिए वह अपना पाठ याद नहीं करता है, यह एक मैस्कुलिन जेंडर है, पुल्लिंग है, इसलिए प्रोनाउन ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ही। उसके बाद एक वचन करता है, ही जो हमारा है वो एक वचन करता है, उसके हिसाब से लिखेंगे डज नॉट। क्या लिखेंगे? डज नॉट। ये तो हेल्पिंग वर्ब हो गई, नॉट नहीं के लिए नॉट लगा लिया। अब हमारी मेन वर्ब क्या है? वाक्य में जो कार्य हो रहा है वही मेन वर्ब है। तो वाक्य में कार्य क्या हो रहा है? याद करना। याद करना, याद करना किसके मीन्स होता है? लर्न।
और लर्न का फर्स्ट फॉर्म ही लिख दिया जाएगा, क्योंकि डज नॉट के साथ मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा जाता है। तो यहाँ पर देखिए ही डज नॉट लर्न। उसके बाद लिखा है अपना पाठ, तो अपना के लिए हम प्रोनाउन का पजेसिव केस लिखेंगे। तो प्रोनाउन, जो भी प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में आ जाता है उसका पजेसिव केस लिखा जाता है। तो यहाँ पर प्रोनाउन ही आ चुका है, इसलिए ही प्रोनाउन का पजेसिव केस हिज लिखेंगे, हिज। उसके बाद पाठ के लिए लिखेंगे लेसन, तो हिज लेसन, और लास्ट में फुल स्टॉप हो जाएगा। सपोज करिए यहाँ पर सब्जेक्ट सी होता तो यहाँ पर पजेसिव केस हर हो जाता। यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में अगर आई होता तो पजेसिव केस माई हो जाता। अगर सब्जेक्ट के रूप में दे होता तो पजेसिव केस यहाँ पर दियर हो जाता। अगर पजेसिव केस के रूप में यहाँ पर वी होता तो यहाँ पर पजेसिव केस आपका अवर हो जाता। और यहाँ पर अगर सब्जेक्टिव केस यू होता तो यहाँ पर पजेसिव केस योर्स हो जाता, योर हो जाता, योर। योर से उसका एम्फेटिक पजेसिव केस है, यहाँ पर योर हो जाता, योर लेसन। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे ही डज नॉट लर्न हिज लेसन। इसको ट्रांसलेट कर दिया है इस सेंटेंस को। अगला सेंटेंस देखिए, जैसे लिखा है वे मैदान में, वे मैदान में क्रिकेट नहीं खेलते हैं, नहीं खेलते हैं। तो देखिए वे मैदान में क्रिकेट नहीं खेलते हैं, तो देखिए वे सब्जेक्ट आया है, वे के लिए हम लिखेंगे दे। क्या लिखेंगे? दे। अब दे जो हमारा है, दे हमारा बहुवचन करता है, और बहुवचन कर्ता के साथ हम डू का प्रयोग करेंगे और नहीं के लिए लगाएंगे नॉट। तो यहाँ पर लिखेंगे दे, उसके बाद लिखेंगे डू नॉट। क्या लिखेंगे? डू नॉट। उसके बाद कार्य इसमें कौन सा हो रहा है? खेलने का। तो खेलने का कार्य हो रहा है, इसलिए प्ले हमारी मेन वर्ब हो जाएगी। तो प्ले का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, प्ले हो जाएगा। तो दे डू नॉट प्ले। उसके बाद क्या खेल रहे हैं? क्रिकेट। ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो ये हो जाएगा क्रिकेट। उसके बाद देखिए अदर वर्ल्ड, मैदान में, ये अदर वर्ल्ड आ गया। तो इस सेंटेंस में अदर वर्ल्ड था, इसलिए हम लिख देंगे। तो यहाँ पर लिखें इन द ग्राउंड, इन द ग्राउंड। तो इस तरह से दे डू नॉट प्ले क्रिकेट इन द ग्राउंड, इस तरह से यह सेंटेंस भी ट्रांसलेट हो जाएगा। तो मैंने बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंसेस को किस प्रकार ट्रांसलेट करना है और निगेटिव सेंटेंस को किस प्रकार ट्रांसलेट करना है, इनकी क्या पहचान होती है, इनकी क्या हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, इन सब चीज़ों के बारे में मैंने चर्चा कर दी है। उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो। अगले वीडियो में जब हम आएंगे तो आपको आगे का ट्रांसलेशन पढ़ाएंगे। धन्यवाद।